हेलो साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। ये हमारी श्रृंखला का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि को कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारे वीडियो थे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें संविधान का निर्माण, विदेशी स्रोत, अनुसूचियां, भाग 1 और भाग 2 को हमने कवर किया। आज का टॉपिक बेहद 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 इंपॉर्टेंट होगा और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतरीन हो। इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और इस सीरीज में हम आपको अभी तक के आए हुए क्वेश्चन लेके आए हैं और कोशिश करेंगे, यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा एक बार, तो निश्चित है आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और ये पूरा मौलिक अधिकार अगर आपने पूरा देखा तो हम दावा करते हैं कि आपको विशेष फिर कहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक बार और पढ़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा। और ये पूरा वीडियो, जो पूरे आर्टिकल्स हमने यहाँ पे ट्रिक से समझाए गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। मौलिक अधिकार, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका वर्णन किया गया है। तो थोड़ा सा हम इसमें थोड़ी सी नॉलेज देंगे और फिर हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्योंकि हम ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, क्वेश्चन लगवाएंगे। अभी टॉपिक आगे कुछ दिन के बाद हम इसमें पूरी जीएस की श्रृंखला शुरू कर देंगे, बिल्कुल फ्री। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार तो किस भाग में है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो थोड़ा सा जानेंगे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ये जन्म से प्राप्त मानवाधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक है। तो हर वो अधिकार जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाए, वो अधिकार कहलाता है मौलिक अधिकार। और ये किसी भी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति या राज्य इनका अपहरण नहीं कर सकता। तो ये राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, अर्थात राज्य के लिए कैसा है ये? नकारात्मक, और व्यक्तियों के लिए सकारात्मक। राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो राज्य के लिए कैसे हैं ये नकारात्मक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए किस भाग को। तो आंसर होगा भाग 3, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इसका इतिहास देखेंगे, ये जुड़ा हुआ है ब्रिटेन से। ब्रिटेन का सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में अपने लोगों को कुछ मौलिक अधिकार लिख के दिए और उसे कहा गया मैग्ना कार्टा। तो हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, इसीलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जेबी कृपलानी, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू या सरकारिया आयोग? तो इसका आंसर होगा सरकारिया आयोग। ये तीनों रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सरकारिया रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिए, सरकारिया रिपोर्ट किस कारण गठित की गई थी? तो इसका आंसर है केंद्र राज्य संबंध को लेकर। इसका आंसर क्या है? केंद्र राज्य संबंध को लेकर 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्न में से किस देश के अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि यूएसए में मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो बिल ऑफ राइट्स। तो हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए। और किस देश के संविधान से क्या लिया गया है, इसके लिए हम पीछे वीडियो बना चुके हैं, बेहद बेहतरीन है, पूरा ट्रिक से समझाया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट,
अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्यों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका क्या क्या होगा? यह संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए इसे मूल कहा जाता है। फिर यह प्रजातांत्रिक होता है, ऐसा नहीं। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि राजतंत्रात्मक देशों में भी मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। यह लोक कल्याणकारी होता है, ऐसा भी नहीं है कि ये केवल लोक कल्याण के लिए हो, इसीलिए मूल। लोक कल्याण की भावना निहित होती है, लेकिन लोक, जल्दी से कमेंट कीजिए, अगला वीडियो इसी पे आएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, अभी हमने बताया। संसद इसके विरुद्ध कानून यूं ही नहीं बना सकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 4 और 5। ओके, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार देश के किसके द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं? तो किसके द्वारा संरक्षित है मौलिक अधिकार? तो इसका आंसर होगा संविधान। अभी पीछे पड़ा मूल, तो संविधान। निम्न प्राधिकारियों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्न प्राधिकारियों में कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्त रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है? तो युक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन लगा सकता है? तो इसका आंसर होगा संसद। तो संसद मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है या उसे स्थगित कर सकता है। ओके, तो संसद क्या है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, और संसद ने ऐसा अभी तक किया भी। जल्दी से कमेंट कीजिए, संसद ने ऐसा कब किया? और ये कमेंट में जो भी आप आंसर देंगे वो आंसर आपको आगे मिलेगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। यहां ध्यान देना, अगर पेपर में आ जाए स्थगित कौन कर सकता है, समाप्त कौन कर सकता है, तो इसका आंसर है संसद। निलंबित कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के समय कर सकता है। तब राष्ट्रीय आपातकाल के समय, और इस दौरान हमारा भारत संघात्मक की जगह आपातकाल में एकात्मक हो जाता है। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। ये कब आया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या आया कि राष्ट्रपति आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता है। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि 4 और 4 8, और वहीं 42वां हुआ था 1976 में, तो 4 और 2, अगर बाई चांस कंफ्यूज हो जाओ तो तब के लिए। और यहाँ कैसे याद रखेंगे कि निलंबन के बाद कुछ समय बाद वो बहाल हो जाते हैं, और यहाँ परमानेंट, तो परमानेंट है तो संसद नियम बनाएगा, कुछ समय के लिए है तो राष्ट्रपति नियम बनाएगा। क्लियर है ना? आगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, 3 मौलिक अधिकार हैं और 1 नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 के तहत, आगे हम पढ़ेंगे। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 समता का अधिकार 14 से आगे हम पढ़ेंगे 18 तक। तो इसका आंसर क्या होगा? ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्लियर? आगे, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिए, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ या केशवानंद भारती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 में आया था, और इसमें मूल संरचना, मूल ढांचे का सिद्धांत निहित है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकार नैतिक एवं राजनीतिक संस्तुतियां हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व विधिक संस्तुतियां हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते, जल्दी से आप पढ़ते भी जाइए, कमेंट कीजिए। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार सामुदायिक कल्याण का संवर्धन करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत कल्याण का संवर्धन करते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, मान्य प्रवर्तनीय, और नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय। नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम न्यायपालिका नहीं जा सकते और मौलिक अधिकारों के लिए न्यायपालिका जा सकते हैं। क्लियर? और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आए हुए हैं, तो इसे पूरा देखिए बिना स्किप किए। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। देखिए अब फिलहाल क्वेश्चन ऐसे भी आने लगा है, जैसे ये है, लेटेस्ट है, ये पीसीएस में आया है 2021 में, और इसमें डेटें कम आने लगी हैं, केवल क्रम, एक क्वेश्चन में 4-4। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम, ये मिस हो गया है, बनाम भारत सरकार। ओके, एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट कीजिए, क्या होगा? एक के गोपालन बनाम मद्रास राज्य आया था 1950 में, गोलकनाथ 1967 में, केशवानंद 1976 में, और मिनर्वा मिल्स 1980 में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्या आया? 4, और 4 के बाद जल्दी जल्दी 4 1 2 3। इसका राइट आंसर क्या है? 4 1 2 3। क्लियर है ना इतना? अब इसको आप ध्यान कैसे रखेंगे, जैसे हमने डेटा कैसे याद रखी? सबसे फेमस है इनमें केशवानंद 1976, और ये दोनों लगभग लगभग अभी आगे पढ़ाएंगे, बता रहे हैं, इकट्ठे थे, तो इधर डिजिट चेंज है। ओके, और 3 आए, और ये शुरुआत में ही आया 50, तो 50 और 3 आए, 50 और 30 80, ये से ध्यान रख सकते हैं, फिर आपकी इच्छा, जैसे भी आपको याद रखना हो। नेक्स्ट, अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसआई लेवल में तो आता ही आता है क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ निर्णय, शंकर प्रसाद विवाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह विवाद में भी यही कहा गया कि ये भी कहीं पर भी संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ विवाद, इसमें 11 जज थे, और ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। कमेंट कीजिए कि संवैधानिक पीठ कहां बैठती है। और इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ विवाद में क्या कहा गया? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती, इसमें 13 जज थे, और ये अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें गोलकनाथ विवाद को, जो इसमें वाद था, उसे चेंज कर दिया गया। इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचा क्या है? जिसको हटा देने से पूरे मौलिक अधिकारों का अस्तित्व समाप्त हो जाए, उसे कहा जाता है मूल ढांचा। और ये आर्टिकल 17, तो जिसको हटा दें अगर, और उससे हमारे मौलिक अधिकारों का अस्तित्व खत्म हो जाए, वो मूल ढांचा है। ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिभाषित करता है मूल ढांचा। इसके बाद मिनर्वा मिल्स, इसमें कहा गया है कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है। क्लियर है ना? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, मौलिक अधिकार न्यायालयों में वाद योग्य, ये तो अभी पीछे पढ़ चुके हैं आप।
मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये तो गलत हो गया क्योंकि वाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष क्षमता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन से विदेशियों को प्राप्त नहीं है? 15, 16, 19, 29, 30। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन धैर्य रखिए अब। और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट अवश्य कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। यदि कोई गलती भी हो तो आप गलती बताइए, हम उसे अगले वीडियो में और आने वाले समय में सुधार करेंगे। बहुत समय के बाद ये हमारी श्रृंखला है और हम पूरा विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको क्या ये अब रेगुलर रहेगा, इसके लिए हमने पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें इस कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जल्दी से कमेंट कीजिए ये किस आर्टिकल में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बाकी सारे के सारे अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। क्लियर है ना? आगे, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन कौन सा सही है वो। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है, ये आंसर ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 300A भारत संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया, ये भी ठीक है। 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये गलत है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए संपत्ति का अधिकार किस भाग में है? इसमें आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी या विधिक अधिकार है। इसको संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी या विधिक अधिकार। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? कि निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख? इसका आंसर होगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों की प्रकृति का वर्णन और विश्लेषण किया गया है और इसी में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत निहित है। नेक्स्ट, संविधान के निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो समानता का अधिकार कौन सा देता है? 14 से 18 ये हमें समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 19 से 22। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 से 18 समता या समानता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक? 23 से 24 तक। तो आंसर क्या होगा? 14 से 18। तो यहां पे देखेंगे समता का अधिकार 14 से 18। तो इसकी ट्रिक क्या है? ये आपको कहीं भी चाहे गूगल या यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये खुद की बनाई हुई है। क्या इसमें 14 से 18 कैसे याद रखेंगे? हमने ये याद रखा, बिजली शाम को अक्सर चली जाती है, आंसू उजाला कर। पूरा 14 से 18 इसमें निहित है। वी से विधि की स्वतंत्रता, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता
एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद? 14। काम से सामाजिक समानता, आर्टिकल 15। फिर 16 अवसर की समानता। उसके बाद इधर से अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। उजाला से उपाधि, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। तो क्या होगा इसका? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये विधि के समक्ष क्षमता एवं विधि के समान संरक्षण 14, सामाजिक समानता 15, अवसर की समानता 16, अस्पृश्यता का अंत 17, उपाधियों का अंत 18। आप इसी तरह से अगर हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि पूरी जीएस आसान बना देंगे। और हाँ, अभी हम थोड़े से नर्वस है क्योंकि बहुत समय के बाद अब ये कैमरा फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको बेहतर से बेहतरीन जीएस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में? अब तो ये आसान हो गया, कानून का समान संरक्षण। इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 17 का आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या हो? सॉरी, आर्टिकल 14। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के किसके तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है? इसका मतलब ये क्या हो गया? यह है सामाजिक समानता। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, व जन्म स्थान, निवास स्थान, इनमें से या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 15, क्योंकि 15 में सामाजिक, बिजली शाम को। नेक्स्ट, यहाँ पे इसी में 15(4) में ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसका आधार है 15(4। यहां पर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन मिला हुआ है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? जल्दी से कमेंट कीजिए, पीछे हम इसका पूरा बता चुके हैं, केवल 2-3 सेकेंड में, जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ही लग गया ये तो, आर्टिकल 14। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो किसमें अवसर की समानता है? तो इसका आंसर होगा 16, अवसर की समानता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 25 में 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है, तो इसमें आंसर होगा पारसी। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो इसमें आंसर क्या होगा? सरकारी नौकरियों या सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। तो इसका क्या है आंसर? 16। तो 16(4). मान लीजिए यदि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्न में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए, किसका हो रहा है? तो समानता का अधिकार, क्योंकि ये समानता का अधिकार कहता है कि अभी पीछे पड़ा 16 में राज्य किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, भेद, जन्म स्थान, मूल वंश, निवास स्थान और उद्भव स्थान, इन 7 आधारों पर अवसर की समानता से सरकारी नौकरी या नियोजन में वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर होगा गुजरात। जल्दी से कमेंट कीजिए कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन किस संशोधन के तहत दिया गया और कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लंघन या अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति, क्योंकि अनुच्छेद 19 में 6 मूल स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। जिस समय संविधान बना था मूल संविधान में इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी और वर्तमान में 6। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आर्टिकल 19 में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। एक संपत्ति को हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार विधिक या वैधिक अधिकार है। अब फिलहाल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो 6। जल्दी से कमेंट कीजिए किस संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 और अनुच्छेद 300A में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को? तो कितनी है? 6। तो इसको कैसे याद रखेंगे 6 की 6 क्रम से? इसकी ट्रिक क्या है? पूरे YouTube पर आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। भूपेंद्र शांति के साथ संगम गया। आप भी जा सकते हो, अभी कुंभ चल रहा है, महाकुंभ। वहां अवधेश आकाश के साथ व्यापार कर रहे थे। इसी में आपको सारी स्वतंत्रताएं मिल जाएंगी। 19(1) का, तो इसमें क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19(1) का। फिर दूसरी स्वतंत्रता, ये क्रम से है पूरी। 19(1) का शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3 संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। आकाश से आप याद रखेंगे आवास या बस जाने की स्वतंत्रता। नंबर 6 कोई भी वृत्ति या व्यापार की स्वतंत्रता। नंबर 6, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? जल्दी से कमेंट कीजिए किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन आया है लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता सीधा सीधा दी नहीं गई है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसीलिए इसे 19(1) का में 19(1) स्पेशली और ज्यादा तो का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है इंटरनेट की पहुंच? तो इसका भी आंसर वही, ये भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका भी आंसर पीछे में ही निहित है कि किसके अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी 19(1)(a). भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता?
तो किसी अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20(3). नेक्स्ट, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्न में से किसको छोड़कर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो अभी पीछे हम बता चुके हैं अनुच्छेद कौन कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। पीछे हम बता चुके हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में कौन कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा? 20 और 21। 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। बाकी के मौलिक अधिकार राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके निलंबित कर देते। और ये कब आया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 21। 21 में कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित कर सकता है, अन्यथा नहीं। और ये वाला आर्टिकल मेनका गांधी के केस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आप जितने भी लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, क्योंकि इसमें आपका भविष्य निहित है। यदि मान लो बाई चांस, है ना, तो आप अपने पापा से कह सकते हो कि क्या अनुच्छेद कौन सा पढ़ लो? अनुच्छेद 21। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, कंडीशन अप्लाई। तो इसका आंसर क्या होगा? 21। आर्टिकल 21 के तहत आप अपने पापा की मर्जी से विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको गोल्डन ट्रायंगल कहा गया? उसकी उपयोगिता के कारण कहा गया। 14, 19 और 21। इसका आंसर क्या होगा? 14, 19 और 21 इसकी उपयोगिता के कारण, क्योंकि 14 में विधि, 19 में 6 स्वतंत्रताएं और 21 में इसे अवशिष्ट अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि जो स्वतंत्रता 19 में नहीं है वो स्वतंत्रता कहां पर है? 21 में है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और ये आर्टिकल है 21 का। और ये लागू कब से हुआ? फिर 1 अप्रैल 2010 से इसको पूरी तरह लागू कर दिया गया। क्लियर इतना? 21 का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा 22। इसमें मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण प्राप्त है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसमें 2 बातें कही गई हैं, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध। नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से? अभी पीछे ही वाला आर्टिकल 22। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपको कोई भी बंदी बनाता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार होंगे? बंदी बनाए जाने के कारणों को जानना होगा। इसके साथ साथ निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा और अपनी रुचि या पसंद का विधि व्यवसायी अर्थात वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण का विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है? 23 से 24। ये हम बता चुके और ये नीचे हम सारी चर्चा कर चुके हैं। 23 से 24। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से
कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका आंसर है 24। और 23 और 24 आप कैसे याद रखेंगे? ये राइम से याद रखेंगे। कैसे? इमेजिन कीजिए कि चार कैसा लग रहा है? एक चेयर जैसा। चेयर में भी चार पिलर होते हैं, एक चेयर जैसा। और यहाँ पे आप क्या इमेजिन करेंगे कि एक कोई बच्चा है और वो इस चेयर पे बैठा हुआ है और बंधा हुआ है। और बंधा हुआ है तो स्वतंत्र होने के लिए छटपटा रहा है। तो बच्चा किस पर बैठा है? कुर्सी पर, चेयर पे। चेयर चार, चार हो नहीं सकता, 14 नहीं हो सकता, उधर 34 भी नहीं हो सकता। तो बच्चों की स्वतंत्रता, बच्चों का अधिकार किस में है? 24। और 24 से याद रखेंगे 23। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसे याद रखेंगे? 23 और 24। आज की कंडीशन तो यह है, आर्टिकल 24 कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे से कोई भी कार्य कराया नहीं जाएगा। फिर वो क्या करेगा? फिर वो पढ़ेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा 25। 25 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को अबाध तरीके से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है ईश्वर के साथ हम जैसा चाहे वैसा संबंध कायम कर सकते हैं तथा किसी भी धर्म को बिना बाधा के मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आचरण कर सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानना हमारा अधिकार है, चेंज करना हमारा अधिकार है, लेकिन लालच या बलपूर्वक धर्म परिवर्तित कराने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप कमेंट कीजिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कहां पर है हमारे संविधान में। नेक्स्ट, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? तो कौन से अनुच्छेद में है कि राज्य निधि से पूर्णतः या आंशिक पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? इसका आंसर है 28। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं। 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, 26 में धार्मिक संप्रदाय को अधिकार दिए गए हैं, 27 में किसी व्यक्ति को धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर या चंदा देने या न देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। 29 और 30 अभी हम आगे चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? इसमें प्रतिबंध लगाया गया तो किस किस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है? क्या लोक व्यवस्था के खिलाफ तहत? बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा? नहीं। शिक्षा? नहीं। तो सदाचार? बिल्कुल। और स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा, इनको नहीं। तो इसका आंसर होगा 1, 4 और 5। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपके 29 से 30 में है। किस में है? आर्टिकल 29 से 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 29। नेक्स्ट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? यह भी आया पीछे 29 और 30। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? यही सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 के तहत है। समता का अधिकार अभी पीछे पढ़ चुके हो 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22। तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और ये कौन सा अधिकार हो गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार
कानूनी अधिकार है। और हमने पीछे कहा था कमेंट करने के लिए, तो कौन सा, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक कानूनी या वैधिक विधिक अधिकार बना दिया गया। भाग 12 आर्टिकल 300A। 46 जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। 42वां जब संविधान संशोधन किया गया तो कमेंट कीजिए कि कौन पीएम था। जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर हम दे रहे हैं। तो कौन था? इंदिरा गांधी जी। उस समय पीएम कौन थी? आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। और इन्होंने इस दौरान पे आपातकाल लगा दिया था। तो आपातकाल के दौरान इन्होंने मीसा की घोषणा की थी और मन मर्जी से संशोधन किया था 42। फिर बाद में इनकी सरकार गिर गई, जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई पीएम बने। इसकी पूरी पीडीएफ आपके एप्लीकेशन कीर्ति कैंपस पर दी गई है और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम कीर्ति कैंपस ज्वाइन कीजिए, उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? अभी देखो आईएएस प्री 2021 में आया है और उत्तराखंड में भी आया है 2022 में। यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। या ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए तर्क के साथ। कैसे सोचेंगे इसे? क्या हमारे देश में विदेशी रहते हैं? आंसर होगा बिल्कुल रहते हैं। क्या उन्हें संपत्ति का अधिकार है? तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल है। तो इसका मतलब संपत्ति का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है क्योंकि विदेशी यहाँ पे जॉब भी करते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ पे हैं। हमारे इंडियन लोग भी बाहर जॉब करते हैं। तो ये विधिक अधिकार तो है, ये तो हर किसी में है। तो ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, माने गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। क्लियर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार होते हुए भी अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का कौन सा भाग निकाल देने से वह मृत प्राय होगा तो मैं इस अनुच्छेद के सिवा किसी का नाम नहीं लूंगा। और इसे डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ओवरऑल संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार। ओके, और इसमें यह है कि ये मौलिक अधिकार होते हुए भी अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। कैसे? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसका उपचार किया जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। और इसके तहत उपचार करेगा कौन? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा उपचार? सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्लियर? समझ में तो आ ही रहा होगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 49 इनके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अभी देखा हमने कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम सीधे सीधे कोर्ट जा सकते हैं। और ये भी अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? यह किसी नागरिक को लगता, यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। अब नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा 50 का? इसका आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या निर्गत किया जाता है? तो रिट। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो तो आर्टिकल 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत
हाई कोर्ट रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? तो कोई भी रिट जारी करने की शक्ति होती है। अभी पीछे पड़ा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? एक रिट है ये, और इसमें क्या होता है, अगर किसी संस्था या किसी व्यक्ति ने को बंदी बना लिया है तो उस के खिलाफ ये वाली रिट जारी की जाती है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? कमेंट कीजिए, किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? उत्प्रेषण। इसे कहा जाता है उत्प्रेषण। थोड़ा सा जानेंगे कि ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण के बारे में। ये वाली रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को जारी की जाती है। प्रतिषेध में क्या होता है कि सुनवाई से पहले जारी की जाती है, और उत्प्रेषण में जजमेंट के बाद। अगर किसी भी न्यायालय ने ऐसा अधिकार दे दिया है जो उसे देने का अधिकार नहीं है तो वरिष्ठ न्यायालय ये रिट जारी करता है। परमादेश ये रिट कब जारी की जाती है? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। तो ये कब? किसी सार्वजनिक व्यक्ति को उसके दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए परमादेश रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा, अगर किसी भी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से कोई पद धारण कर लिया है तो उस पद को बचाने के लिए ये रिट जारी की जाती है। इसका अर्थ है किस अधिकार से। क्लियर? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, पांचवी रिट कौन सी है? चार तो यहां है, पांचवी कौन सी है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? तो इसका आंसर क्या है? उत्प्रेषण। 54 का आंसर क्या है? तो उत्प्रेषण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता? जल्दी से कमेंट कीजिए, पीछे हम बता चुके हैं, अब इसका आंसर हम नहीं देंगे, आपके लिए है 10 सेकेंड। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण? तो इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और इसी प्रकार के समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को निबंधित या निराकृत करने का अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर होगा 33। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 33। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि इन बलों में कमेंट कीजिए कि ये क्यों किया गया है। नैतिक दायित्व और कर्तव्यों की भावना बनी रहे, इसीलिए ऐसा किया गया है। और आर्टिकल 35 में क्या है? क्योंकि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35। तो 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद कुछ नियम बना सकती है। क्या कहा गया है? कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद कुछ नियम बना सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन गलत हैं? मौलिक अधिकारों पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये तो सही है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा गलत है? चलो हम पहले सही वाले पे निशान लगा लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी नहीं है। पूर्ण संघीय नहीं है, संघीय है लेकिन आपातकाल के दौरान ये एकात्मक हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, कभी कभी संसद हटा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन कौन गलत है? 2 और 3 गलत है। कौन कौन से गलत है? 2 और 3 गलत हैं। तो आई होप
आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल, इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन जो कीर्ति कैंपस में है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट